डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। मैं अजय बताने आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फिजिकल ज्योग्राफी की ये सीरीज चल रही है। जो बच्चे यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीडीएस, सीजीएल, एसएससी, रेलवे इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्री और मैथ्स की दृष्टि से ये सीरीज बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल समझ को विकसित कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लड मून, या इन सब को मिलाकर अगर हम कहें तो मोशन ऑफ मून। हमारे पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, उसकी गति के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मून की मोशन को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमारा चंद्रमा, हमारा मून है क्या। तो बच्चों, ये सिंपल सी बात है कि हमारा चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अब बात यह आती है कि उपग्रह होता क्या है। तो उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है। ध्यान रखना, उपग्रह के बारे में चंद्रमा अगर कोई कहे कि हमारा चंद्रमा क्या है, तो सबसे सिंपल सी बात है कि चंद्रमा हमारा जो है एक उपग्रह है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। क्यों कह रहे हैं हम इसको उपग्रह और क्यों कह रहे हैं हम प्राकृतिक? क्योंकि यह पृथ्वी को प्रकृति ने दिया है। क्या तो कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, जो ह्यूमन मेड उपग्रह है वो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि उपग्रह क्या होता है। ऐसा कोई सा भी खगोलीय पिंड, ऐसा कोई भी खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है? ग्रह के चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उपग्रह कहते हैं। ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा है। चूंकि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और हमारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसे उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा के बारे में तीन चीजें इंपॉर्टेंट। पहली चीज कि चंद्रमा एक उपग्रह है। दूसरी चीज, चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है। और ऐसा खगोलीय पिंड है, अगर कोई प्रश्न पूछे कि पृथ्वी से आसमान की ओर देखने पर हमें सूर्य के बाद सर्वाधिक चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा दिखाई देता है, तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसका आंसर शुक्र मत लगा देना। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? शुक्र तारा है। तो या ध्रुव तारा अगर ऑप्शन में हो तो वो हमें नहीं लगाना है। खगोलीय पिंड से कंफ्यूज मत हो जाना। चंद्रमा भी हमारा खगोलीय पिंड ही है। और ये अगर ऐसा पूछे एग्जाम में कि सूर्य के बाद पृथ्वी से देखने पर सबसे बड़ा खगोलीय पिंड कौन सा दिखाई देता है, तो चंद्रमा है। चंद्रमा बच्चों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। साथ ही साथ ये सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, जो जुपिटर का है, जो बृहस्पति का एक उपग्रह है। लेकिन हमारा मून भी बहुत बड़ा है। मून जो है 5वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब बात ये आती है कि आखिर ये हमारा जो मून है आखिर कब बना? क्या इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के साथ हुई है? क्या इसकी उत्पत्ति सूर्य के साथ हुई है? क्या हमारा चंद्रमा जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, क्या उसी समय इसकी उत्पत्ति हुई है? और दूसरा प्रश्न यह है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो बच्चों चंद्रमा की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति में दो ग्रहों का बहुत योगदान रहा है। किनका योगदान रहा है? दो ग्रहों का सर्वाधिक योगदान है। वो दो ग्रह कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारी पृथ्वी। चंद्रमा की उत्पत्ति में दो ग्रहों का योगदान है। पहला कौन है? एक है हमारी पृथ्वी और दूसरा जो ग्रह है वो है थियो। दूसरा ग्रह कौन सा है? थियो। अब आप लोग कहोगे सर यह हमने ग्रह तो सुना ही नहीं है कि थियो ग्रह कौन सा होता है। तो थियो ग्रह और कोई नहीं है
अपितु मंगल ही है हमारा। जो हमारा मंगल ग्रह है और जो पृथ्वी है उसके बीच में आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व टक्कर हुई। आज से पहले कितने वर्ष पूर्व? 4.5 अरब वर्ष पहले टक्कर हुई। किन के बीच में? मंगल और पृथ्वी के बीच में टक्कर हुई, और इस टक्कर के कारण ही हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ है। कभी कभी इसीलिए चंद्रमा को क्या कह देते हैं? पृथ्वी का पुत्र भी कह देते हैं। पृथ्वी का पुत्र किसे कह देते हैं? चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र भी कह देते हैं। और कभी कभी मंगल ग्रह को भी पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। तो चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है, और पृथ्वी की इस चंद्रमा की उत्पत्ति में पृथ्वी और मंगल का योगदान है। टक्कर के कारण हुई है, और इस टक्कर के कारण ही पृथ्वी और मंगल की जो एक्सिस है वो तिरछी हो गई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी की एक्सिस कितने डिग्री? 23.5 डिग्री टेढ़ी हो गई है। इसमें दो पिंड आपस में टकराए तो इसके कारण इनकी एक्सिस मुड़ गई, झुक गई, और इसीलिए हमारी पृथ्वी की जो एक्सिस है वो जो है 23.5 डिग्री झुक गई, और मंगल की जो एक्सिस है वो भी लगभग 24 डिग्री जो है झुक गई है। तो इस कारण से दो प्रमुख घटनाएं हुई। एक ये कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुक गई, दूसरी है कि इस टक्कर में चंद्रमा का जन्म हुआ है। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है इसलिए वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ये पृथ्वी मान ली, तो ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार आकार में चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार आकार में चक्कर लगाता है। क्योंकि दीर्घवृत्ताकार आकार में चक्कर लगाता है तो कभी ना कभी यह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा। यह कितनी दूरी पर होगा? अधिकतम दूरी पर होगा, और कभी ना कभी यह जो है पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो इसे हम पेरिजीक या उपभू की स्थिति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो इसे हम पेरिजी या उपभू की स्थिति कहते हैं। उपभू की स्थिति कहते हैं। और जब चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे एपोजी या अपभू की स्थिति कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, जब चंद्रमा ज्यादा दूरी पर होता है, जब ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्ष में जब चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो चूंकि दीर्घवृत्त के 2 केंद्र होते हैं, तो जब अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थान को, उस अधिकतम दूरी को एपोजी या उपभू की स्थिति कहते हैं। और जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को पेरिजी या उपभू की स्थिति कहते हैं। तो अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कितनी दूरी होती होगी चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य। तो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो औसत दूरी है, इनके बीच में, तो वो है 3,84,399 किलोमीटर। जिसको हम लिख लेते हैं 3,84,399 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य औसत दूरी 3,84,399 किलोमीटर की है। लेकिन पेरिजी की स्थिति में इनके मध्य दूरी 3,95,266 किलोमीटर होती है। 3,95,266 किलोमीटर होती है। अब आप बच्चों ये कह रहे होंगे कि सर आप ये कह रहे हो कि ये न्यूनतम दूरी है और ये दूरी तो 3,84,000 से अधिक है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी की तुलना हमें किससे करना है?
पेरिजी की स्थिति किससे करना है? एपोजी से। पेरिजी की स्थिति किससे करना है? एपोजी से करना है। तो एपोजी की स्थिति में, अपभू की स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 4,05,503 किलोमीटर। कितनी होती है? 4,05,503 किलोमीटर। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार आकार में, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, और जब वो चक्कर लगाता है तो दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है और इस स्थिति को एपोजी या अपभू कहते हैं। और जब न्यूनतम दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है तो उसे पेरिजी या उपभू की स्थिति कहते हैं। और इन दोनों तीनों स्थितियों में इसकी जो डिस्टेंस है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो चंद्रमा के बारे में ये और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की दो गतियां हैं। चंद्रमा एक तो अपनी धुरी पर घूमता है। चंद्रमा एक तो अपनी, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है, पहली। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि वामावर्त दिशा में घूमता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों ओर घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत, घड़ी हमारी ऐसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, तो वो चंद्रमा कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में घूमता है। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने समय में चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है, उतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर लगा लेता है। क्या बात है कि जितने समय में चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है, उतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर लगा लेता है। और इसे हम नक्षत्र मास, इसे हम किस नाम से? नक्षत्र मास या सिड्रल मंथ के नाम से जानते हैं। नक्षत्र मास या सिड्रल मंथ के नाम से जानते हैं। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 27 दिन 7 घंटे, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड का समय होता है। ये कितना समय होता है? लगभग 27.5 दिन का होता है। और जितने समय में ये अपने धुरी पर घूमता है, उतने ही समय में ये पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? पृथ्वी से जब चंद्रमा की ओर हम देखते हैं, चंद्रमा की हम ओर देखते हैं, तो चंद्रमा का केवल एक भाग ही हमको दिखाई देता है। चंद्रमा का केवल एक भाग ही हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यह है कि चंद्रमा का घूर्णन काल और चंद्रमा का परिक्रमण काल एक समान होता है, इसलिए चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है और मात्र चंद्रमा का पृथ्वी से 59% पोर्शन ही दिखाई देता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नक्षत्र मास कहते हैं। मास या मंथ या महीने का अर्थ ये होता है वह समय, जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, उसे हम महीना या मास के नाम से जानते हैं। नक्षत्र मास के साथ साथ डियर स्टूडेंट एक और मास होता है जिसे हम चंद्रमास कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमास या साइनोडिक मंथ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमास या साइनोडिक मंथ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमास या साइनोडिक मंथ कहते हैं। तो चंद्रमास या साइनोडिक मंथ नक्षत्र मास से कैसे अलग है? तो किस अवधि को हम साइनोडिक या चंद्रमास कहते हैं?
तो एक पूर्ण चंद्र से और दूसरे पूर्ण चंद्र के बीच की समय को, दूसरे पूर्ण चंद्र के बीच के बीच की अवधि को हम साइनोडिक मंथ या चंद्रमास कहते हैं। साइनोडिक मंथ या चंद्रमास कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक पूर्ण चंद्र से दूसरे पूर्ण चंद्र, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम भाग जो हम देख सकते हैं वो उसका 59% भाग है। मतलब चंद्रमा का अगर पूर्ण रूप से देखें, अगर एक पूर्ण चंद्र हमको दिखाई दे रहा है तो उसका लगभग 59% भाग दिखाई दे रहा है। तो एक पहला 59% भाग दिखा है और जो दूसरा 59% भाग दिखा है, इसके बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं? साइनोडिक मंथ कहते हैं। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। तो बात यह है कि इन दोनों अवधियों में अंतर क्यों आ जाता है? भाई एक चक्कर लगाने पर ही तो हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी की एक्सिस और चंद्रमा की एक्सिस के मध्य में 5 डिग्री का डिफरेंस है। यानी कि दोनों की जो एक्सिस है, दोनों की जो घूर्णन की एक्सिस है, उसमें 5 डिग्री का अंतर है। और इस 5 डिग्री के अंतर के कारण ही पूरे महीने में लगभग 2 घंटों का अंतर आ जाता है। 2 घंटों का अंतर आ जाता है। तो नक्षत्र मास और चंद्रमास दो भिन्न भिन्न अवधारणा है। नक्षत्र मास का संबंध चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय है, जबकि चंद्रमास का संबंध है एक पूर्ण चंद्र से दूसरे पूर्ण चंद्र के बीच का समय। इस समय अवधि को हम चंद्रमास या साइनोडिक मंथ कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के आकार की तुलना यदि हम करें तो चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में बहुत अंतर है। पृथ्वी का यदि विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय आकार या व्यास हम देखें तो लगभग 12,756 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,000। पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का आकार अगर ये है तो यहाँ जो इसका भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर है। जबकि चंद्रमा का जो भूमध्य रेखीय व्यास है, चंद्रमा का भूमध्य रेखीय व्यास है वो ये बड़ा बन गया है, मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं। चंद्रमा का यदि भूमध्य रेखीय व्यास अगर हम देखें तो ये है 3,840 किलोमीटर। कितना है? 3,840 किलोमीटर। जहां पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,000 मतलब 12,756 है, वहीं चंद्रमा का भूमध्य रेखीय व्यास 3,840 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अगर तुलना करें, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 6 गुना है। या दूसरे शब्दों में कहें कि मून पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी की 1/6 गुनी है। पृथ्वी की कितनी गुनी है बच्चों? 1/6 गुनी। तो अब इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या प्रभाव पड़ता है? तो दो मुख्य प्रभाव मैं अभी समझा देता हूं आपको क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रभाव तो ये होता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। और कितनी कम है? अर्थ से पृथ्वी से 6वां भाग है, 1/6 गुना कम है। इसका मतलब चंद्रमा द्वारा जो अन्य पिंडों पे जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? चंद्रमा जो दूसरे पिंडों पे जो बल लगाएगा वो कम है। इस कारण से चंद्रमा के आसपास जो वायुमंडल है उसको चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण ही चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, ये वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है चंद्रमा पर? तो इसका कारण है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। और दूसरा जो क्वेश्चन ये है कि अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अगर कम है तो यदि जैसे मेरा पृथ्वी पर भार
पृथ्वी पर यदि मेरा भार यदि 60 किलोग्राम होगा तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर मेरा भार जो है इसका 1/6 कितना गुना होगा? 1/6 यानी कि 10 किलोग्राम होगा। 10 किलोग्राम होगा बच्चों। तो मैं पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर हल्का हो जाऊंगा। और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है कि यदि पृथ्वी पर मैं 1 मीटर ऊंची छलांग लगाता हूं, पृथ्वी पर यदि कोई व्यक्ति 1 मीटर ऊंची छलांग लगा लेता है तो चंद्रमा पर वो कितनी ऊंची छलांग लगा लेगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर 6 का गुणा कर दो तो कितने मीटर ऊंचा उछल जाएगा वो व्यक्ति? 6 मीटर ऊंचा उछल जाएगा। तो ये भौतिक विज्ञान के भी क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान के भी और हमारे भूगोल के भी क्वेश्चन है। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चन आते हैं। अब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये हमको मालूम है कि चंद्रमा पर वायु नहीं है, यानी कि चंद्रमा पर न तो ऑक्सीजन है, न नाइट्रोजन है, न हाइड्रोजन है। लेकिन चंद्रमा की जो आउटर ऑर्बिट है, बाह्य वातावरण है, बाहरी जो वायुमंडल है, उसमें कुछ गैसें, अक्रिय गैसें पाई जाती हैं और कुछ स्पेशल गैसें भी पाई जाती हैं। जैसे कौन सा? मतलब अगर कोई पूछे कि चंद्रमा के बाह्य वायुमंडल में कौन सी गैसें मिलती हैं, तो आप क्या कहोगे? हीलियम मिलती है, उसमें जो है आर्गन मिलती है, उसमें सोडियम है, उसमें पोटेशियम है। चंद्रमा के वायुमंडल में इतनी गैसेस मिलती हैं। लेकिन चंद्रमा का खुद का अपना वायुमंडल नहीं है। और चूंकि चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है, इस कारण से चंद्रमा पर अन्य घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं हम? फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई कि फॉसिल प्लैनेट कहते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि चंद्रमा को फॉसिल प्लैनेट क्यों कहते हैं? चंद्रमा को फॉसिल प्लैनेट क्यों कहते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले तो अगर यदि हमको ये समझ में आ जाए कि फॉसिल या जीवाश्म का मतलब क्या होता है, तो फॉसिल का मतलब होता है जो मृत हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो चंद्रमा है वो एक डेड प्लैनेट है। यानी कि जब से चंद्रमा का निर्माण हुआ है तब से चंद्रमा पर कोई भी नई हलचल नहीं हुई है। चंद्रमा पर क्या हुई है? कोई नई हलचल नहीं हुई है। तो हलचल क्यों होगी? कब होती है हलचल? कब होगी? जब चंद्रमा पर वायु चल रही हो, जब चंद्रमा पर मौसम परिवर्तित हो रहा हो। तो चंद्रमा पर पवनें नहीं चलती हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होता है? पवनें नहीं चलती हैं। क्यों? क्योंकि पवन ही नहीं है, यानी कि वायु ही नहीं है। चंद्रमा पर वायु नहीं है, इसलिए जो है वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल नहीं है इसीलिए वहां पर ऋतुएं नहीं होती हैं, न वर्षा होती है, न अपर्दन होता है, न जो है कोई भी वायु मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इस कारण से चंद्रमा जैसा अपनी उत्पत्ति के समय था वैसा ही बना हुआ है। इसलिए चंद्रमा को हम जीवाश्म या फॉसिल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसी के कारण चंद्रमा पर बड़े बड़े धूल के क्रेटर भरे हुए हैं। मतलब चंद्रमा पर आज भी जो है बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और इन क्रेटरों में धूल भरी हुई है। इन क्रेटर में क्या भरी हुई है? धूल भरी हुई है। चंद्रमा पर गहरे गड्ढों में, जिनको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं, उनमें वर्तमान में धूल भरी हुई है। और इन धूल भरे हुए क्रेटर को शांति सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शांति सागर। तो हम लोगों ने सागर किसको कहते हैं? सागर कहते हैं बड़े बड़े गड्ढों को जहां पर जल भर जाता है। पृथ्वी पर सागर, जैसे हिंद महासागर तो बड़ा सा गड्ढा है जिसमें जल भर गया है, लेकिन चंद्रमा पर जो है वहां पर क्रेटर में, गड्ढों में क्या भरी हुई है? धूल भरी हुई है। तो इसलिए उन्हें शांति सागर के नाम से जानते हैं।
शांति सागर को ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। शांति सागर को ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा के साउथ पोल पर या दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा के साउथ पोल पर या दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबनिड्स पर्वत स्थित है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबनिड्स पर्वत स्थित है। यह लिबनिड्स पर्वत पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है। लिबनिड्स पर्वत की ऊंचाई 10,668 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि लिबनिड्स पर्वत जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है उसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है। अब चंद्रमा पर एक और जो है प्रश्न आता है चंद्रमा पर कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पर यदि हम आतिशबाजी चलाएं तो क्या चंद्रमा पर हमें साउंड सुनाई देगी? तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं, एक जो है ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, कोई वायु नहीं है, इसलिए वहां पर आतिशबाजी करने पर रोशनी तो हमको दिखाई देगी, लेकिन चंद्रमा पर कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने चंद्रमा और उसकी गति से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयत्न किया, जैसे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा के परिक्रमण करते समय पेरिसी और एपोजी का अर्थ क्या होता है, क्यों हम चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून की घटनाएं क्या होती हैं, और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है, और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, जुड़े रहिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।